पंजाब में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पंजाब कांग्रेस में सीएम पद को लेकर आपसी विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम पद के लिए भगवंत मान के नाम की घोषणा की है, तो वहीं पंजाब के मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस आगामी चुनाव में कांग्रेस सीएम पद की लड़ाई में चरणजीत सिंह चन्नी मात देते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से आई एक ट्वीट ने नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पंजाब चुनाव के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को ही सीएम फेस बनाए जाने की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 36 सेकंड का वीडियो साझा कर एक तरफ से औपचारिक रूप से चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। वहीं इस वीडियो के आने के बाद पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई है, जिसे लेकर कांग्रेस आला कमान अपना स्टैंड स्पष्ट करने से कतरा रहा है, जबकि पार्टी के पुराने नेताओं के बीच सीएम पद का चेहरा बनने के लिए कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें बॉलीवुड स्टार सोनू सूद हैं जो सीएम उम्मीदवार की बात करते नजर आ रहे हैं। ट्वीट में सीएम चन्नी की क्लिप नजर आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्लिक में पंजाब के मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा कोई अन्य नेता नजर नहीं आ रहा है। वहीं पंजाब कांग्रेस ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। इसके साथ पंजाब के राजनीति को दशकों से परखने वाले राजनीतिक पंडितों का भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के सीएम उम्मीदवार के रूप में चन्नी ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दलित दस्तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय भीम, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी दल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो 2022 के चुनाव में सत्ता हासिल करें, और जिस तरीके से सारे दल कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जातियों का एक समीकरण तैयार होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, और दलित और पिछड़ी जातियां इस पूरी कवायद के केंद्र में आ गई है। पिछड़ी जातियों की अपनी संख्या है उत्तर प्रदेश में, जो कि निश्चित तौर पर चुनाव को प्रभावित करती है, लेकिन इसके साथ ही जो दलित जातियां हैं वो भी चुनाव में अपने तरीके से प्रभावित करती रही हैं। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच में एक चीज़ें आती हैं, रिजर्व सीटों की बात आती है। उत्तर प्रदेश में रिजर्व सीटों की संख्या 86 यानी 86 है, जिसमें 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी के लिए रिजर्व है। अगर हम पिछले 3 चुनाव के आंकड़े देखें तो बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा निकल के आता है कि पिछले 3 चुनाव में सत्ता उन्हीं के हाथ में रही है जिन दलों ने, जिन पार्टियों ने इन रिजर्व सीटों पर जीत हासिल की है, परचम फहराया है। चाहे बीएसपी सत्ता में आई या फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में सत्ता में आई या फिर उसके बाद भाजपा सत्ता में आई। अगर आप सीटों के आंकड़े को देखेंगे रिजर्व सीटों के, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों ने अपने अपने समय में रिजर्व सीटें हासिल की और उसके बूते ये सत्ता में आ गई। क्या है पिछले 3 सालों का गणित, हम आपको बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर यह रिजर्व सीटें क्यों दिलचस्प है। पहले बात पिछले 3 चुनाव में रिजर्व सीटों की। 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय विधानसभा में 89 सीटें रिजर्व थीं। उस चुनाव में बसपा ने सबसे ज्यादा 61 रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा को 13, भाजपा को 7, कांग्रेस को 5, जबकि आरएलडी
राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी और निर्दलीय ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की थी। इस तरह बसपा ने 2007 में 69% रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज करते हुए विधानसभा चुनाव में 30.43% वोट हासिल किया था। इस चुनाव में बसपा ने 206 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। अब आते हैं साल 2012 के चुनाव पर। 2012 के चुनाव में विधानसभा में 85 सीटें रिजर्व थीं। इस चुनाव में बाजी सपा के हाथ आई, जिसने 58 आरक्षित सीटों पर कब्जा किया, जबकि बसपा ने 15, कांग्रेस ने 4, भाजपा ने 3 और आरएलडी ने 3 सीटें जीती। तो दूसरी ओर निर्दलियों ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरह सपा ने 68% आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में अपने दम पर बहुमत से सरकार बनाई थी। कुछ ऐसा ही 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखने में आया। 2017 में रिजर्व सीटों की संख्या 86 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी में पहली बार 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित हुई। ये दोनों सीटें सोनभद्र जिले में हैं। इस चुनाव में रिजर्व सीटों पर भाजपा ने बसपा और सपा को पछाड़ते हुए 70 सीटें अपने नाम कर ली। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 1 सीट भी शामिल थी। वहीं सपा ने 7, बसपा ने 2, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 3, जबकि 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। अपना दल ने भी इस चुनाव में 3 सीटें जीती थी। इनमें से 2 एससी और 1 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी। तब अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस तरह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 76 सीटें यानी 88% सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2017 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। तो पिछले 3 चुनाव के आंकड़े जो हमने आपको बताए वो साफ साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी जो गणित है, सीटों का जो गणित है, वो किस तरीके से काम करता है, खासतौर पर रिजर्व सीटों का गणित। शायद यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति इस तरीके से बनाई कि उसने रिजर्व सीटों पे अलग से सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बीएसपी के महासचिव हैं उनको उतारा। क्योंकि जब हम रिजर्व सीटों का गणित देखते हैं तो कहीं ना कहीं रिजर्व सीटों पर भले ही शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट खड़े होते हों, लेकिन वहाँ पे जीतता वही उम्मीदवार है जिसको सवर्ण जातियों को वोट मिलते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रिजर्व सीटों पे लगातार कोशिश करती है खुद को आगे रखने की, क्योंकि कहीं ना कहीं 86 सीटें एक बहुत बड़ा अंतर होते हैं। 86 सीटें किसी भी चुनाव में काफ़ी अहम होते हैं और दलित जातियों को जब वो सीटें मिलती हैं रिजर्व कैटेगरी के लोगों को और उस पर अगर सवर्ण जातियों के लोग वोट दे देते हैं तो जीत पक्की हो जाती है। इस बार रिजर्व सीटें किसके खेमे में जाएंगी, रिजर्व सीटों पे कौन पार्टी जीत दर्ज करेगी, यह चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी के बीच भाषण में रुक जाने को लेकर हर ओर आलोचना हो रही है। कोई इसे डिजिटल इंडिया का फेल्योर बता रहा है तो कोई मोदी के पढ़कर भाषण देने को लेकर तंज कस रहा है। दरअसल हुआ यह कि प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अपनी बात रख रहे थे। तभी वो अचानक रुक गए और इधर उधर की बातें करने लगे। इससे साफ पता चला कि पीएम मोदी पढ़कर अपना भाषण दे रहे थे और किसी तकनीकी खराबी के कारण उन्हें रुकना पड़ा। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुके में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now.
And we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. इस वीडियो के वायरल होने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। तो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा, मोदी हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भाषण देते हैं, इसलिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और ये किसी ना किसी दिन तो होना ही था, आज हो गया। कोई महाबली नहीं होता, गला सबका सूखता है। आज मोदी जी का गला सूख गया, कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ। लिखा हुआ पढ़ने में कोई समस्या नहीं, समस्या ये दिखाने में है कि मुझे सब आता है, मैं महाबली हूँ। फिलहाल तमाम लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं और इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के सभी साथियों का कि वो यहाँ आए और उनके जरिए पूरे देश में रहने वाले जो लाखों कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, उनके नाम एक संदेश जो है और भविष्य में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी क्या करने वाली उत्तर प्रदेश में, इसके विषय पे भी आज हम यहाँ उपस्थित हैं। उस कड़ी को शुरू करने से पहले जो पिछली कई सारी चीजें आपके सामने आई, मैं चंद्रशेखर आजाद एक युवा हूं और मैंने सिर्फ जीवन में लड़ना सीखा, परेशानियों से, समस्याओं से, जहां जुल्म जाति अत्याचार हुआ उनसे लड़ना सीखा। कभी मैंने व्यक्तिगत सुख, राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की। जब मैं पिछली बार मीडिया के जैसे साथियों से बात कर रहा था तो मैं भावुक भी हो गया। भावुक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है और जब कोई कुछ खोता है तो उसको दर्द, उसको एहसास होता है। इस 5 साल में चाहे वो हाथरस का मामला हो, कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है, वो भी कचरे की तरह, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो आगरा के भाई अरुण वाल्मीकि का मामला हो कि पुलिस जो है पीट पीट के किसी को मार देती है। 30 दिन की जच्चा होने के बाद उस बहन को के कुंडल तक जो है नोच लेती है, उसको पीटती है। चाहे सब्बीरपुर का मामला हो, झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा, जब मैंने रासुका झेली। इसी महीने CNPR NRC का आंदोलन हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले और 16 तारीख की रात को मैं छूटा था। तो डरा तो मैं इस केंद्र की सरकार से भी नहीं, मेरा डर सिर्फ ये था कि अगर विपक्ष के बिखराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है तो इसका खामियाजा मुझे नहीं, मेरे जैसे लाखों निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मेरा दर्द था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पिछले 2 महीने के समय में चंद्रशेखर आजाद अपना एटीट्यूड ही खो बैठा है। उसे लगता है कि जो ट्विटर, फेसबुक वाले नेता हैं जो सिर्फ घर में बैठ के ट्वीट करते हैं, जो 5 साल कभी फील्ड में नहीं आते हैं, जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उनको भी ऐसी राजनीति की जरूरत है। लेकिन मैं गलत था। मैं समझता हूं हमारी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्ष की भूमिका अदा की है। कोई मामला हो, किसानों का हो, कोई नेता हो किसी पार्टी का, चाहे आज वो विकल्प के रूप में हो, कुछ भी हो, किसी को आपने सड़क पे नहीं देखा होगा। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के मैं गया अकेला, जान की परवाह न करते। चाहे वो पूरे देश में साइन बाग बनाने की बात हो, मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम भाई की लड़ाई में जब कोई छू भी नहीं रहा था तो मैं 27 दिन जेल में रहा और मैंने 250 लाठियां खाई। ये सारी चीजें संघर्ष की हैं, लेकिन कभी मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं आज भी समझौता नहीं करूंगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते जो उन्होंने आज तक काम किया है, उस काम के बलबूते जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है,
उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। और मैं एक युवा हूं, अगर आज मैं डर जाता हूं, स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं, तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े और वो तमाम तरह की ताकतों के खिलाफ खड़ा होकर अपने देश के बारे में सोचे। आज सबको सिर्फ सत्ता से मतलब है, लेकिन हमारी लड़ाई कभी सत्ता की रही नहीं। हमारी लड़ाई तो सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की है। और आज जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, वो कितना खोखला है, बिना दलितों की बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हम ये समझते हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए, क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ बना दिया। मैं समझता हूं मेरे जैसे लाखों चंद्रशेखर इस देश में तमाम तरह की गुलामी, बेबसी के शिकार, और वो परिवर्तन करना चाहते हैं, बस उनको अवसर की तलाश। तो आज मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता से और बहुजन समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहता हूं कि हम युवा हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। एक लिस्ट जो है, क्योंकि इस तमाम तरह के छल में तैयारी करने का कम मौका मिला, मैं एक लिस्ट जो है जिनको प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे उनकी लिस्ट आपके सामने जारी कर रहा हूं। उसके बाद चरणबद्ध जो है, हम अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों के साथ लेके लिस्टेड बना के जो है अपने चुनाव में उतरेंगे। और मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, ये वादा मेरा पूरे बहुजन समाज से है कि हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे। हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के, और ना ही हम किसी स्थापित दल, परिवारवाद की राजनीति वालों के आगे झुकेंगे। ना हमने कभी झुकना सीखा, ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधायक के पद को ठोकर मारी है, क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, उनकी उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है। भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए। तो हम मजबूती से लड़ेंगे। मैं सीटों की जानकारी आपको दे देता हूं। मेरे गृह जनपद से नकुड़, रामपुर मनिहारन, देवबंद, सहारनपुर देहात, गंगो, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर शहर, धामपुर, नहटोर, हापुड़, नूरपुर, आगरा साउथ, नोएडा, चंदौसी, कुंदरकी, आलापुर, जखनिया, सिरातू, मलियाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, हरगांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एतमादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, तिरवा और माठ। ये विधानसभा कितनी सीटें? टोटल सीटें हैं 33 या 34। कंफ्यूजन एक नाम में हो सकता डबल हो, तो मैंने पढ़ दी पहले। अभी ये मैंने वो घोषणा की जिन पे हम लोग लड़ने के लिए, जिन पे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिन पे हमने तैयारी की थी। लेकिन ऐसा नहीं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में हैं, वो तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है, मेरी लड़ाई सत्य की है, और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं ये भी वादा करता हूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत, मेहनत से ये साबित करेगी। और जब
सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। लेकिन अहंकार अच्छा नहीं होता है। तो आप यहां सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।